हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। आज हम मौर्य काल का अगला पार्ट यानी भाग 2 शुरू करने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 40 से। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में स्थान दिया गया है, सूची सेकंड में भग्नावशेष या स्मारक दिए हैं। कौशाम्बी, कौशाम्बी घोषिताराम मठ। कुशीनगर, कुशीनगर रानाभर स्तूप। सारनाथ, सारनाथ धमेक स्तूप। श्रावस्ती, श्रावस्ती शहेत महेत। प्रश्न संख्या 41। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए। उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। उत्तर रहेगा सबसे पहले लुम्बिनी, लुम्बिनी के बाद कपिलवस्तु, कपिलवस्तु के बाद गया, गया के बाद सारनाथ, सारनाथ के बाद कुशीनगर, कुशीनगर के बाद श्रावस्ती। अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट तथा विहार यात्राएं रोक दी तथा उनके स्थान पर धर्म यात्राएं प्रारंभ की। अशोक महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों से पवित्र हुए स्थानों में राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद 8वां शिलालेख संबोधि यानी बोध गया तथा 20 वर्ष बाद रुम्मनदेई अभिलेख रुम्मनदेई गया तथा उनकी पूजा की। इतिहासकार विसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक इंडियन लीजेंड ऑफ अशोक में साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर उपगुप्त के साथ अशोक की धम्म यात्राओं का क्रम इस प्रकार दिया है: लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती। प्रश्न संख्या 42। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। उत्तर है प्राकृत। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है: 1 नंबर शिलालेख, 2 नंबर स्तंभलेख, 3 नंबर गुहालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। ये स्थान हैं शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एर्रागुडी और सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेखों शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खगोष्ठी है। तक्षशिला से आरमैक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा आरमेक लिपियों में लिखा गया द्विभाषीय यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लंगमान नामक स्थान से आरमैक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 44। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? उत्तर है प्राकृत भाषा। प्रश्न संख्या 45। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? उत्तर है पत्थर की पट्टियों पर। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थर की पट्टियों या शिलालेखों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था। इस कार्य को संपादित करने वाले प्रथम विद्वान जेम्स प्रिंसेप थे, जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय हासिल किया। प्रश्न संख्या 48। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? उत्तर है जेम्स प्रिंसेप। प्रश्न संख्या 51। वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है? उत्तर है अनुराधापुर। प्राक अशोक ब्राह्मी 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से चला। कुछ और स्थानों के अभिलेखों से इस प्रकार की लिपि का साक्ष्य मिला है, जिनके
नाम इस प्रकार हैं: पिपरहवा, सोहगौरा और महास्थान। प्रश्न संख्या 52। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? उत्तर है खरोष्टी। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन प्रिंसिप, नोरिस, लेशेन, कनिंघम आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। प्रश्न संख्या 54। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है। उत्तर है प्रियदर्शी। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर देवनाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोकवर्धन कहा गया है। प्रश्न संख्या 57। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? गलत है, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। अशोक के प्रस्तर स्तंभ स्थापत्य संरचना के भाग नहीं हैं, बल्कि ये पृथक रचनाएं हैं। अन्य तीनों प्रश्नगत कथन अशोक के स्तंभों के संदर्भ में सही हैं, जो इस प्रकार हैं: इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये ठीक है। ये अखंड हैं, ये भी ठीक है। स्तंभों का शैफ्ट शुंडाकार है, ये भी ठीक है। प्रश्न संख्या 58। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? उत्तर रहेगा मास्की अभिलेख। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभी तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर एवं उडेगोलम के अभिलेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम भी मिलता है। प्रश्न संख्या 59। निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प यानी रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रान्यो अशोक, राजा अशोक उल्लिखित है? उत्तर रहेगा कंगनहल्ली। कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में भीमा नदी के किनारे कंगनहल्ली में बौद्ध स्तूप है। कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में भीमा नदी के किनारे कंगनहल्ली में बौद्ध स्तूप है। यहाँ सम्राट अशोक का रानी के साथ प्रस्तर पर रूप चित्र उत्कीर्ण किया गया है, जिसके नीचे रान्यो अशोक यानी राजा अशोक लिखा है। प्रश्न संख्या 60। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम उल्लिखित है? उत्तर रहेगा मास्की का लघु शिलालेख। प्रश्न संख्या 61। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? उत्तर है गुर्जरा अभिलेख में। प्रश्न संख्या 62। अशोक का रुम्मणदेही स्तंभ संबंधित है? उत्तर बुद्ध के जन्म से। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा की तथा वहां एक शिला स्तंभ रुम्मणदेही लघु स्तंभ लेख स्थापित किया। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का भोग कर माफ कर दिया गया तथा भू राजस्व 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। प्रश्न संख्या 63। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? उत्तर है MP के दतिया जिले में। प्रश्न संख्या 64। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? उत्तर है भाब्रू स्तंभ। भाब्रू या बैराठ स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। प्रश्न संख्या 65। कालसी प्रसिद्ध है? उत्तर है अशोक के शिलालेख के कारण। कालसी उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। यहाँ से यानी कालसी से अशोक का शिलालेख मिला है।
इसीलिए कालसी का ऐतिहासिक महत्व है। प्रश्न संख्या 67। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? उत्तर शिलालेख 13। अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध और इसमें अशोक की विजय थी। अशोक के 13वें शिलालेख से इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिले हैं। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईस्वी पूर्व में घटित हुई। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है। प्रश्न संख्या 69। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? उत्तर रहेगा शिलालेख 12। अशोक के दीर्घ शिलालेख 12 में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है तथा धार्मिक सहिष्णुता हेतु पालनीय उपाय बताए गए हैं। प्रश्न संख्या 70। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित हैं। उत्तर रहेगा शिलालेख 2 और 13 शिलालेख। अशोक के दूसरा और 13वां शिलालेख में संगम राज्यों चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र सहित ताम्रपर्णी यानी श्रीलंका की सूचना मिलती है। प्रश्न संख्या 71। निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं है? उत्तर है सातवाहन राजवंश का। प्रश्न संख्या 72। टॉलेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे कहाँ का शासक था? उत्तर है मिस्र का। मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिनमें एंटियोक यानी एंटियोकस द्वितीय थियोस जो सीरिया का शासक था, दूसरा तुर्मे या तुर्मान या टालेमी सेकंड फिलाडेल्फस मिस्र का राजा, तीसरा अंतकिनी एंटीगोनस गोनाताश मैसिडोनिया या मकदूनिया का राजा, चौथा मग साइरीन का शासक, पांचवा अलेक्सुंदर अलेक्जेंडर एपायरस या एपीरस का राजा। प्रश्न संख्या 75। निम्नलिखित में अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। स्तंभ अभिलेख 5। अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि निषेध के संदर्भ में लेख इस प्रकार है। यहाँ कोई जीव मारकर बलि न दिया जाए और न कोई उत्सव किया जाए। पहले प्रियदर्शी राजा की पाकशाला में प्रतिदिन सैकड़ों जीव मांस के लिए मारे जाते थे, लेकिन अब इस अभिलेख के लिखे जाने तक सिर्फ 3 पशु प्रतिदिन मारे जाते हैं, 2 मोर एवं 1 मृग। इसमें भी मृग हमेशा नहीं मारा जाता। ये तीनों भी भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। 5वें स्तंभ लेख के अनुसार अशोक द्वारा राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद निम्नलिखित जीवों का वध निषिद्ध किया: तोते, मैना, अरुणा, जंगली बत्तख, नंदीमुख, चमगादड़, रानी चींटी, मछली, कछुआ, शाही, गिलहरी, हिरण, बैल, श्वेत कबूतर, घरेलू कबूतर और ऐसे चौपाए जो खाए न जाते हों और अन्य किसी काम न आते हों। प्रत्येक पक्ष के 8वें, 14वें और 15वें दिन, तिष्य और पुनर्वसु के दिन, तीनों ऋतुओं की पूर्णिमा को तथा दूसरे त्योहारों पर बैलों, बकरों, मेढ़ों, सूअरों तथा अन्य जानवरों को बधिया न किया जाए। तिष्य, पुनर्वसु और ऋतुओं की पूर्णिमा को प्रत्येक ऋतु की पूर्णिमा वाले पक्ष में घोड़ों और बैलों को
न दागा जाए। प्रश्न संख्या 76। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? उत्तर है सोहगौरा ताम्रपत्र। गोरखपुर जिले से प्राप्त सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख और बोगरा जिले बांग्लादेश से प्राप्त महास्थान अभिलेख की रचना अशोककालीन प्राकृत भाषा में हुई और उन्हें ईसा पूर्व 3री सदी की ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। ये अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में हैं। इस अकाल की पुष्टि जैन स्रोतों से होती है। प्रश्न संख्या 77। कथन: अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण: कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। उत्तर है ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त कर उसे मौर्य साम्राज्य में शामिल कर लिया था। दक्षिण के साथ सीधे संपर्क के लिए समुद्री तथा स्थल मार्ग पर मौर्यों का नियंत्रण आवश्यक था। यदि कलिंग स्वतंत्र देश रहता तो समुद्री और स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार में रुकावट पड़ सकती थी। अतः कलिंग को मगध साम्राज्य में मिलाना आवश्यक था। प्रश्न संख्या 78। कारण: कथन ए: मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। कारण आर: भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया। उत्तर है ए सही है परंतु आर गलत है। धार्मिक आधार पर भूमि दान का प्रथम साक्ष्य मौर्योत्तर युगीन राजवंश सातवाहन के समय के एक अभिलेख से प्राप्त होता है। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर कोई भूमि दान स्वरूप नहीं दी थी। भूमि दान के विरुद्ध कृषकों के विद्रोह का कोई वर्णन नहीं प्राप्त होता। प्रश्न संख्या 79। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्य सभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह अराकोसिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगस्थनीज ने काफी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसे उसने इंडिका नामक अपने ग्रंथ में लिपिबद्ध किया। प्रश्न संख्या 81। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? उत्तर है 7। मेगस्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया जो इस प्रकार हैं। 1 नंबर दार्शनिक, 2 नंबर कृषक, 3 नंबर पशुपालक, 4 नंबर कारीगर, 5 नंबर योद्धा, 6 नंबर निरीक्षक, 7 नंबर मंत्री। मेगस्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता। प्रश्न संख्या 82। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? उत्तर है मेगस्थनीज द्वारा रचित इंडिका। प्रश्न संख्या 84। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? उत्तर है मृत्युदंड। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थीं तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। छठी समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था।
करों की चोरी करने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था। प्रश्न संख्या 85। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। उत्तर है इंडिका। प्रश्न संख्या 91। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है। उत्तर है जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था, जिसका प्रमुख नागरिक या पुरमुख्य था। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। इनमें से तीसरी समिति जन्म मृत्यु पंजीकरण का हिसाब रखती थी। वर्तमान में भी यह कार्य नगर पालिका प्रशासन द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 92। मौर्य नरेशों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है। उन्होंने विकास किया था। उत्तर है संस्कृति, कला एवं साहित्य, प्रांतीय विभाजन, हिंदू कुस्तक साम्राज्य। मौर्य सम्राटों ने संस्कृति, कला एवं साहित्य के विकास में महती भूमिका अदा की। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में वर्तमान उत्तरी कर्नाटक तक फैला था। पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र एवं सोपारा तक का संपूर्ण प्रदेश उसके साम्राज्य के अधीन था। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ के अनुसार हिंदू कुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों के नाम मिलते हैं। उत्तरापथ, अवंतिरहट्ट, कलिंग, दक्षिणापथ एवं प्राच्य या पूर्वी प्रदेश। स्वर्ण सिक्कों को भारत में प्रचलित करने का श्रेय हिंद यवन यानी इंडो ग्रीक शासकों को है। प्रश्न संख्या 93। भाग एवं बलि थे। उत्तर है राजस्व के स्रोत। भाग एवं बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता था। वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के एक भाग का अधिकारी था। इस कर को भाग कहते थे। इसी प्रकार बलि भी राजस्व का स्रोत था। प्रश्न संख्या 94। मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था। उत्तर है सीताध्यक्ष। मौर्य काल में सीताध्यक्ष कृषि भूमि का अध्यक्ष था। वह भूमि कर वसूलने का कार्य करता था, जबकि एग्रोनोमोई जिले के अधिकारियों को कहा जाता था। शुल्काध्यक्ष विभिन्न प्रकार के व्यवसाय एवं व्यापार कर वसूलता था। अक्राध्यक्ष खानों का नियंत्रण करता था। प्रश्न संख्या 95। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। उत्तर है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य काल में राजकीय भूमि की व्यवस्था सीताध्यक्ष द्वारा होती थी। इससे प्राप्त होने वाली आय को सीता कहा जाता था। प्रश्न संख्या 96। मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था। उत्तर है समाहर्ता। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। अंतपाल सीमा रक्षक या सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था, जबकि प्रदेष्टा विषयों या कमिश्नरियों का प्रशासक था। निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तोलमान का प्रभारी था। उत्तर है पोतवाध्यक्ष। मौर्य युगीन अधिकारी पोतवाध्यक्ष तोलमान का प्रभारी था। पन्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग तथा सूनाध्यक्ष बूचड़खाने का प्रभारी था। प्रश्न संख्या 98।
पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था? उत्तर है सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन में सड़क पर जल और कीचड़ इकट्ठा करने या कीचड़ फेंकने के कारण लिया जाने वाला जुर्माना था। प्रश्न संख्या 99। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? उत्तर है तक्षशिला। वैशाली वर्तमान में बिहार का एक जिला है। प्राचीन काल में वैशाली बुद्ध एवं जैन परंपरा से जुड़ा रहा। इसकी स्थापना 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध के जन्म 563 BC से पहले की गई थी। महावीर स्वामी का जन्म यहीं हुआ था। नालंदा बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। सर्वप्रथम यहाँ बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में करवाई गई थी। नालंदा में की गई खुदाइयों से पता चलता है कि यहाँ विश्वविद्यालय लगभग 1 मील लंबाई में और आधा मील चौड़ाई में स्थित था। तक्षशिला मौर्य काल में हिंदू एवं बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। प्रश्न संख्या 100। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य कालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। उत्तर है धर्मस्थीय न्यायालय और कंटक शोधन न्यायालय। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय 2 प्रकार के थे, धर्मस्थीय तथा कंटक शोधन। धर्मस्थीय दीवानी तथा कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय था। प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश तथा व्यावहारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख है कि जो अमात्य धर्मोपधा शुद्ध अर्थात धार्मिक प्रलोभन द्वारा शुद्ध चरित्र वाले सिद्ध होते थे, उन्हें ही न्यायाधीश बनाया जाता था। प्रश्न संख्या 101। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? उत्तर है मगध का। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करने का व्यवसाय मगध एवं सूत वर्गों का था। प्रश्न संख्या 102। गांव के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? उत्तर है द्रविड़ों ने। गांवों के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात द्रविड़ों यानी चोल ने किया। यह व्यवस्था उस समय गांवों के प्रशासन का आधार थी। प्रश्न संख्या 103। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? उत्तर है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। मौर्यकालीन समाज में तलाक की प्रथा थी। पति के बहुत समय तक विदेश में रहने या उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी उसका त्याग कर सकती थी। इसी प्रकार पत्नी के व्यभिचारिणी होने या बंध्या होने जैसी दशाओं में पति उसका त्याग कर सकता था। प्रश्न संख्या 104। निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? उत्तर है मनुस्मृति। मनुस्मृति के 38वें खंड में स्पष्ट उल्लेख है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो विधुर पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन विधवा स्त्री अर्थात जिस स्त्री का पति मर गया हो को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं है। प्रश्न संख्या 105। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था। उत्तर है व्रात्य क्षत्रियों का।
विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा व्रात्य क्षत्रिय का सामाजिक स्तर दिया गया था। प्रश्न संख्या 106। निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए। उनके आगमन का सही कालानुक्रम है। उत्तर है पहले मेगस्थनीज, उसके बाद फायान, उसके बाद ह्वेनसांग, उसके बाद इत्यशिंग। यूनानी शासक सेल्यूकस ने मेगस्थनीज नामक अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। वह बहुत दिनों तक पाटलिपुत्र में रहा तथा भारत पर उसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। चीनी यात्री फायान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत की यात्रा की थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया। इत्यशिंग 7वीं सदी ईस्वी में भारत आया चीनी यात्री था। प्रश्न संख्या 107। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। चंद्रगुप्त सेंड्रोकोट्स, बिंदुसार दूसरा नाम अमित्रघात, अशोक दूसरा नाम प्रियदर्शी, चाणक्य दूसरा नाम विष्णुगुप्त। प्रश्न संख्या 108। अंतिम मौर्य सम्राट था। उत्तर है वृद्धरथ। अंतिम मौर्य शासक वृद्धरथ था। बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 ईस्वी पूर्व में की गई। प्रश्न संख्या 109। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। 2 नंबर, अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने की और उसने राज सिंहासन हथिया लिया। 3 नंबर, आंध्र के कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया था। इन कथनों में से कौन से कथन सही हैं? उत्तर है तीनों कथन सही हैं। जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 ईस्वी पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की, वह इतिहास में पुष्यमित्र शुंग के नाम से विख्यात है। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अत्यंत विलासी था। वह अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वायु पुराण के अनुसार अंतिम कण्व शासक सुशर्मा अपने आंध्र जातीय भृत्य सिमुक या सिंधुक द्वारा मार डाला गया था। प्रश्न संख्या 110। ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने। ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। उस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई तथा अशोक ने ईस्वी पूर्व 3री शताब्दी में इससे नहरें निकालीं। शक छत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों के कार्यों का वर्णन है। जूनागढ़ के शासक रुद्रदामन ने इस झील की मरम्मत कराई थी। चूंकि रुद्रदामन का यह कार्य 2री शताब्दी ईस्वी का था, अतः उत्तर में ईस्वी सन के पूर्व की शताब्दियों के संदर्भ में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक का ही नाम रहेगा। इस प्रकार यद्यपि शक शासक रुद्रदामन का नाम भी गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था से जुड़ा है, किंतु इसका समय ईस्वी सन के बाद 150 ईस्वी है। इसके अतिरिक्त स्कंद गुप्त के समय भी इस झील का पुनरुद्धार करवाया गया था। प्रश्न संख्या 113। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? उत्तर है माँ छत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख।
अशोक का अभिलेख महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख पर भी पाया गया है। रुद्रदामन पश्चिमी भारत के शकों का एक महान राजा था। गुजरात के जूनागढ़ या गिरनार से शक संवत 72 या 150 ईस्वी का उसका एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। इससे उसकी विजयों, व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विवरण प्राप्त होता है। अशोक के अतिरिक्त स्कंदगुप्त के भी 2 लेख इस पर खुदे हुए हैं। सर्वप्रथम 1822 ईस्वी में कर्नल टॉड ने इस लेख का पता लगाया। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखित प्राचीनतम लेखों में से एक है। इसकी रचना का मुख्य उद्देश्य सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित रखना है। प्रश्न संख्या 114। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषयों में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? उत्तर है ये अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के हैं। ये गलत है। सही क्या क्या हैं ये देखते हैं। ए, बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। ये सही है। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं। ये भी सही है। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। ये भी सही है। दक्षिणी बिहार के गया जिले में स्थित बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियाँ हैं। नागार्जुनी में 3 गुफाएं हैं तथा बराबर नामक पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं स्थित हैं, जिनमें से 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिले हैं। चौथी गुफा लोमस ऋषि गुफा में मौखरी शासक अनंत वर्मन का लेख है। इसे वैष्णव गुफा भी कहते हैं। प्रथम 3 गुफा अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए गुफा दान में दिए जाने का विवरण सुरक्षित है। चट्टानों को काटकर बनाई गई इन गुफाओं का संबंध मौर्य काल 322 ईस्वी से 185 ईस्वी पूर्व मौर्य काल से है। इन गुफाओं में उत्कीर्ण अभिलेख 3री सदी ईस्वी पूर्व से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से प्रश्न संख्या 115। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? एक नंबर लोथल एनशिएंट डॉकयार्ड, ये सही है, सुमेलित है। दूसरा है सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, ये भी सुमेलित है। चौथा है नालंदा ग्रेट सी ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ये भी सुमेलित है। लोथल एंशियंट डॉकयार्ड, सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, नालंदा ग्रेट सी ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ये सभी सही हैं। परंतु राजगिरी लायन कैपिटल ऑफ अशोक का युग्म गलत है। इस युग्म का सही स्थान सारनाथ होगा। लायन कैपिटल ऑफ अशोक सारनाथ।